हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी का प्यार और विश्वास इस चैनल पर मुझे प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह से लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और भी बच्चों में इस चैनल को फैलाइए ताकि उनको भी थोड़ा लाभ हो। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनको भी बताइए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम राधा कमल मुखर्जी को पढ़ेंगे और इनका जो जन्म है वो 1889 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1968। ठीक है, ये इनके जीवन मरण का चक्र हो गया। देखिए, इनका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, और ये कोलकाता की गंदी बस्तियों से काफ़ी प्रभावित थे। ये शुरू से ही देख रहे थे कि गंदी बस्तियों में कितनी बुरी तरह से लोग रह रहे हैं। एक छोटा सा कमरे में किसी तरह से लोग जी रहे हैं। ठीक है, और बच्चे जो हैं उनको पोषण नहीं मिल रहा है, उनको खेलने को नहीं मिल रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक दिन खाना पाया, दूसरे दिन मिला नहीं मिला, इस तरह से। और महिलाओं की बहुत ही बुरी स्थिति है। तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को देखकर उनके अंदर काफ़ी उनका जो हृदय है वो द्रवित हुआ, काफ़ी दया भावना उनमें आई और उन्होंने इन लोगों की मदद करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, और यही कारण था कि इनको गरीब मुखर्जी नाम दिया गया था। उपनाम लोग जो थे, स्थानीय लोग, उनको गरीब मुखर्जी कहा करते थे क्योंकि वो गरीबों की बहुत ज़्यादा सहायता करते थे। और इन्होंने इन पर एक पुस्तक भी लिखी थी, द इंडियन वर्किंग क्लास। ये उन्होंने इन गरीब लोगों पर लिखी थी जो गंदी बस्तियों में रहते थे। ठीक है, और इसके साथ ही वो 1955 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। और ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चंस आता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से कौन संबंधित है। अक्सर यूपी पीसीएस में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित कौन से थिंकर हैं जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, फिर है उन्होंने जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशंस की स्थापना की थी। ये भी एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, देखिए, इनके विचारों की जो पृष्ठभूमि थी वो राष्ट्रीय आंदोलन थी। राष्ट्रीय आंदोलन में ये बहुत से प्रभावशाली लोगों से मिले और उनके विचारों से ये प्रभावित हुए। ठीक है, और उन्हीं का प्रभाव इनके विचारों में झलकता है। इसके अतिरिक्त वो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, काम्टे, स्पेंसर, वार्ड, हाउस, गिडिंग्स, मार्शल के विचारों से भी प्रभावित थे। इन सभी की पुस्तकें इन्होंने पढ़ी, इनके विचारों को देखा, जाना, सुना, समझा और इन्होंने क्या किया, इनके विचारों को अडॉप्ट किया। ठीक है, और इतने लोगों के विचारों को ले लिया इन्होंने, इसलिए इनको समन्वयात्मक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। इन्होंने समन्वय की बात की है, अलग अलग जो शास्त्र हैं उनके समन्वय की बात की है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध कार्य किया। ठीक है, देखिए, मूल्यों के समाजशास्त्र की बात उन्होंने की कि मूल्यों का गहन अध्ययन उन्होंने किया और 2 पुस्तकें लिखी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, और इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने वैल्यू की पूरी बात बताई हुई है, मूल्यों के समाजशास्त्र की बात की, मूल्यों के संस्करण की बात की और मूल्य कैसे बने। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मूल्य बने कैसे आखिर। तो देखिए, हमारे रोज़मर्रा के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कोई न कोई कार्य करते हैं। ठीक है, आज तो सब कुछ विकसित हो चुका है। जब नहीं विकसित हुआ था शुरू में, तो लोगों को आग जलाना नहीं आता था। ठीक है, मांस पका के खाया जाता ये भी उनको नहीं पता था और उन्हें कोई भी चीज़ नहीं पता थी। ठीक है, उनको किसी तरह से बस भोजन मिल जाए, वो किसी तरह से शिकार कर ले, ये सारी चीज़ें। अब बाद में वो हथियार बनाना शुरू कर दिए। फिर जो एक परंपरा बन गई कि हथियार से ही जानवर को मारना है। ठीक है, फिर वो आग जलाना सीखे तो एक परंपरा बन गई। क्या हुआ, मूल्य बन गया धीरे धीरे। तो मूल्य बन गया कि भून के ही खाना है चीज़ों को। ठीक है, तो पहले लोग मांस को भून के खाते थे, धीरे धीरे वो शाकाहारी चीज़ों को भी भून के खाने लगे। तो क्या हुआ कि रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम अंतःक्रिया जो कार्य हुए धीरे धीरे विकसित होते चले गए, वो क्या हुआ, मूल्य की आधारशिला बने। यानी उन्हीं से मूल्यों की रचना हुई। कैसे हुई, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, और वो नियम धीरे धीरे लोगों के लक्ष्य में परिवर्तित हो गए। यानी समाज के जो लक्ष्य हैं, समाज के जो नियम हैं, व्यक्ति के लक्ष्य बन गए। कैसे बन गए, जैसे समाज का नियम है कि विवाह द्वारा ही यौन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो सभी ने एक लक्ष्य बना लिया कि विवाह करना है। ठीक है, और समाज ने एक लक्ष्य बना दिया कि शिक्षा प्राप्त करना है, एक उद्देश्य बना दिया, एक नियम बना दिया कि सभी को शिक्षा प्राप्त करना है।
तो लोगों क्या लक्ष्य क्या बन गया है? शिक्षा को प्राप्त करना, स्कूल जाना, ठीक है। और इस तरह से समाज ने नियम बना दिया कि कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी लेने के लिए एक विनिमय होगा, किसी वस्तु का या फिर किसी धन का विनिमय होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, लोगों के लक्ष्य क्या हो गए? धन कमाना। इसी तरह से जो समाज के मूल्य और मानदंड होते हैं, उसी तरह से लोगों के लक्ष्य जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं से मूल्य बने, क्योंकि जो समाज के उच्च कोटि के मानदंड होते हैं, जिसको समाज के सभी लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वही मूल्य हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए 2 प्रकार के मूल्य बताए। पहला है साध्य मूल्य, दूसरा है साधन मूल्य। साध्य मूल्य का मतलब है कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, प्रेम, वात्सल्य, घृणा, देशभक्ति, क्षमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें साध्य मूल्य, मोक्ष प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें साध्य मूल्य हैं, जो हमारे आंतरिक जीवन से संबंधित है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता। व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ चीज़ें जो होती हैं वो साध्य मूल्य हो गया। और साध्य मूल्य ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में सभी का एक ही जैसा होता है, वो अलग अलग देशों का, अलग अलग स्थान के अनुसार लोगों का अलग अलग होता है। जैसे पश्चिमी देशों में साध्य मूल्य क्या है? अधिकतम सुख की प्राप्ति करना। और हमारे यहाँ क्या है? भारत में है मोक्ष प्राप्त करना, कि अपने जीवन में हम इतना कार्य करें, इतना अच्छा कार्य करें, लोगों का अधिकतम कल्याण करें कि हमको पारलौकिक सुख प्राप्त हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो है अधिकतम जो हम पारलौकिक सुख जो हम बोलते हैं वो हम मोक्ष को बोलते हैं, ठीक है। और पश्चिमी देशों में किसको बोलते हैं? जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग देशों के अनुसार साध्य मूल्य अलग अलग हो गया। भारत का हो गया आध्यात्मिक मूल्य यानी मोक्ष प्राप्त करना, और पश्चिमी देशों में क्या हो गया? सुख प्राप्त करना, शारीरिक सुख प्राप्त करना, ठीक है। फिर की साधन मूल्य की बात उन्होंने की। साधन मूल्य क्या है? साधन मूल्य वे हैं जो साध्य मूल्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी यदि हम साध्य मूल्य प्राप्त करेंगे तो कोई न कोई साधन होगा ना, जिसके जरिए हम प्राप्त करेंगे। जैसे पश्चिमी देशों में अधिकतम सुख प्राप्त करना, शारीरिक मानसिक सुख प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? पैसों की आवश्यकता होगी, और घरेलू सुख सुविधाओं के साधनों की आवश्यकता होगी। तो कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से हमें मूल्य प्राप्त होते हैं, साध्य मूल्य प्राप्त होते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त करना है तो कुछ कार्य करने होंगे, हमें कुछ साधना करनी होगी। ये सारी चीज़ें क्या है? ये साधन मूल्य हैं, ठीक है। इसके अलावा जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो हम विशिष्ट कार्य करते हैं, वे भी क्या है? साधन मूल्य है। और ये बाह्य और भौतिक होते हैं, यानी ये हमें दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, और इसका कोई आंतरिक पक्ष नहीं होता। जो हमें दिख रहा है ये इसका बस वही पक्ष होता है। जैसे कोई किसान है, खेत में कार्य कर रहा है, ठीक है, मजदूर है वो कार्य कर रहा है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रहा है, ठीक है, व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकानदार है, दुकान खोल के उसने बिजनेस करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। कोई भी व्यवसाय कर रहा है व्यक्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका साध्य मूल्य है, ठीक है। और साधन मूल्य क्या हो गए? साधन मूल्य हो गया ये लेक्चर हो गया, आपके जो बुक्स हैं, किताबें हैं आपकी, वो हो गया, ठीक है। आपके जो नोट्स वगैरह आपके पास होंगे वो हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये साधन मूल्य, ये साधन है जिसके जरिए आप साध्य को प्राप्त करेंगे। यानी इन सभी के जरिए आप क्या करेंगे? अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है। तो यही बात उन्होंने बोली कि जिन साधनों के माध्यम से हम साध्य मूल्य को प्राप्त करते हैं वो क्या है? साधन मूल्य है। अब आपको आ गया होगा समझ में। अवमूल्यन की बात भी उन्होंने कही कि जैसे एक मूल्य हो गया उसी तरह से अवमूल्य भी होता है, ठीक है। यानी मूल्य तो हो गया समाज के नियमों के अनुसार कार्य करना, और ऐसे लोगों को समाज पुरस्कृत करता है। और अवमूल्यन का मतलब है कि समाज के विपरीत कार्य करना। यानी समाज ने जो बताया है, समाज ने बोला कि विवाह करना है, तो अवमूल्यन को करने वाले लोग क्या करेंगे? विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। वो अवैध संबंधों के द्वारा समाज में भ्रष्टता फैलाएंगे, ठीक है। तो अवमूल्यन का मतलब है समाज के नियमों के विरुद्ध आचरण करना, ठीक है। ऐसे लोगों को समाज द्वारा दंडित भी किया जाता है। मूल्यों के संस्करण की बात उन्होंने की। 3 प्रकार के मूल्य बताए, ठीक है। तो जिनका इंटरव्यू वगैरह है कहीं, वो लोग याद रखें कि मूल्य 2 प्रकार के हैं और इसके संस्करण 3 प्रकार के हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
पहला जैविक मूल्य, दूसरा सामाजिक मूल्य, तीसरा आध्यात्मिक मूल्य। जैविक मूल्य का मतलब होता है कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान हो गया, भोजन वस्त्र स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, इनके बिना हम नहीं जी सकते। यदि किसी व्यक्ति का 10 दिन भोजन बंद कर दो तो वो जिंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। उसी तरह से वस्त्र भी हमें ज़रूरी है, घर हमें ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? जैविक मूल्य होगी। ये होना ही चाहिए, ये इंसान को मिलना ही चाहिए, ये जैविक मूल्य है। फिर देखिए सामाजिक मूल्य। जैविक से जब हम ऊपर उठते हैं तो सामाजिक होते हैं। सामाजिक में क्या होता है? वाह्य और साधन मूल्य आते हैं इसमें, जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, सामाजिक नियम, मानदंड, समाज से मिलने वाला हमको जो प्रतिष्ठा और सम्मान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? सामाजिक मूल्य हो गया, और इनके बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। और समाज में यदि कोई नियम नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को मारा जाएगा, तो क्या होगा? समाज नहीं टिक पाएगा और कुछ ही दिनों में क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने बोला कि सामाजिक मूल्य भी आवश्यक है, और समाज के जो नियम, मानदंड, मूल्य, प्रथाएं और रीति रिवाज चीज़ें जो आती हैं, जो व्यक्ति को जो सम्मान वगैरह मिलता है, वो भी सामाजिक मूल्य में आता है। फिर हम आध्यात्मिक मूल्य में आते हैं। जब हम सामाजिक से ऊपर उठते हैं तो हम आध्यात्मिक मूल्य की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? ये साध्य मूल्य होता है, ये आंतरिक मूल्य होता है। जैसे मोक्ष प्राप्त करना हो गया, शांति प्राप्त करना हो गया, ठीक है, परम सौंदर्य, परम सुख की अनुभूति प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है। और जो साधन मूल्य होते हैं, साधन मूल्य लौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें कुछ साधनों की ज़रूरत होगी, हमको साधना करनी होगी, या फिर लोगों की सहायता करनी है तो उसके लिए भी, ठीक है, या फिर पश्चिमी देशों के यदि हम मूल्यों को देखें तो उसमें भी कुछ उपकरण होते हैं। तो जो साधन मूल्य है वो साध्य मूल्यों की प्राप्ति के उपकरण होते हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरह से कोटेशन भी आया तो याद रखिएगा। देखिए मूल्यों का चक्र क्या है? उन्होंने मूल्य के चक्र की बात की कि इंसान जो होता है वो एक लक्ष्य बनाता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद क्या करता है? वो दूसरा लक्ष्य बना लेता है, दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद फिर तीसरा, फिर तीसरे के बाद, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। जब आप हाई स्कूल में थे तो आपका लक्ष्य था हाई स्कूल को पास करना। जब आप इंटर में हुए तो आपका लक्ष्य था बहुत ही अच्छे नंबरों से इंटरमीडिएट को क्वालिफाई करना। उसके बाद अब जब ग्रेजुएशन में आए तो आपका लक्ष्य हो गया एक एक करके तीनों ईयर के ग्रेजुएशन को अच्छे मार्क्स से कंप्लीट करना। फिर आपने एमए क्वालिफाई किया, उसका भी आपने लक्ष्य बनाया। फिर अब आपका लक्ष्य क्या है? नेट को क्वालिफाई करना, ठीक है। इसके बाद लक्ष्य क्या होगा? वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। फिर आपका लक्ष्य होगा इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक के बाद एक इंसान लक्ष्य बनाता रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही लक्ष्य बन गया तो जीवन चक्र जो है वो चल गया, ठीक है। तो इसी को उन्होंने मूल्यों का चक्र कहा कि एक के बाद एक इंसान जो लक्ष्य बनाता है अपने जीवन में, इसी को उन्होंने क्या कहा? मूल्यों का चक्र। ये जीवन भर चलता रहता है। फिर देखिए समाज के सामान्य विज्ञान की बात की। इन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाओं का केवल सामाजिक दृष्टि से ही हम अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, सांस्कृतिक, मानवशास्त्री सभी दृष्टियों से अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई घटना है, उसको हमने सामाजिक दृष्टि से अध्ययन कर लिया, जबकि उस घटना में भौगोलिक कारक भी उत्तरदायी थे, ठीक है। कैसे? मान लीजिए कोई बर्फीले स्थान पे कोई व्यक्ति है और उसने अपनी ही फैमिली में किसी को मार के उसको खा गया, ठीक है। वैसे ये बहुत ही जघन्य घटना है। तो मान लीजिए ऐसा किसी ने किया, तो ये देखा जाएगा कि वो भौगोलिक क्षेत्र था ऐसा जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी और कुछ भी खाने को नहीं था, इसीलिए उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया। तो जब हम भौगोलिक दृष्टि से उसको देखेंगे तभी ना हम जान पाएंगे। उसी तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी घटना को देखना, अर्थशास्त्रीय दृष्टि से किसी घटना को देखना, ये सारी किसी भी घटना को यदि हमें देखना है तो हमको क्या करना है? अंतर अनुशासन विधि यानी विभिन्न विज्ञानों का प्रयोग करते हुए उस घटना को जानना होगा, ठीक है। और समाज के मूल्य, मानदंड, प्रतीक जो है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए। कोई घटना हमने लिया तो वहाँ के हम भौगोलिक क्षेत्र को भी देखेंगे, वहाँ के उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एरिया को भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो उस घटना को प्रभावित किए। अर्थशास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे कि आर्थिक कारक कितने उत्तरदायी हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे कि वहाँ का कल्चर कैसा है। मानवशास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे कि वहाँ के जो ह्यूमन हैं उनकी बनावट कैसी है, क्या वो वास्तव में खूंखार है या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उस व्यक्ति ने हत्या कर दी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब सारे दृष्टियों से हम किसी घटना का अवलोकन करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ही वस्तुनिष्ठ परिणाम निकलेगा। ये बात राधाकमल मुखर्जी ने कही और इसी को उन्होंने समाज का सामान्य विज्ञान कहा। यानी इसमें सभी विज्ञान, छोटे छोटे जितने भी सामाजिक विज्ञान आते हैं, सभी के समन्वय की बात की। सभी के समन्वय से एक विज्ञान बनेगा, सामान्य विज्ञान बनेगा। और ये सामान्य विज्ञान क्या होगा, सभी का मिश्रण होगा और घटनाओं का ये समग्र अवलोकन करेगा, हर दृष्टि से उस घटना को देखेगा। इसी को उन्होंने क्या कहा, सामान्य विज्ञान। ठीक है। और उन्होंने समाज के सामान्य विज्ञान को क्या कहा, ये खुली व्यवस्था है। यानी बंद व्यवस्था का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यवस्था में हम नहीं जाएंगे, हमारी व्यवस्था में कोई और प्रवेश न कर पाए। लेकिन जब हम सारे विज्ञानों से जुड़ रहे हैं, सारे विज्ञानों का समन्वय अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, खुली चीज़ हो गई, वो पूरी तरह से खुली व्यवस्था हो गई। तो ये समन्वयात्मक संप्रदाय से माने जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने समन्वय की बात की, अलग अलग विज्ञानों के समन्वय द्वारा एक विशेष विज्ञान बनाने की बात की, जिसकी उन्होंने समाज का सामान्य विज्ञान कहा। देखिए, समाजशास्त्र प्लस मानवशास्त्र प्लस अर्थशास्त्र प्लस सांस्कृतिक मानवशास्त्र प्लस सामाजिक मानवशास्त्र मनोविज्ञान, ये सब मिला के क्या बन गए, समाज का सामान्य विज्ञान। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन है कौन नहीं है, दो बढ़ा दिया दो कम कर दिया। तो याद रखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट इनके सामान्य विज्ञान में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। एक हटा के रसायन शास्त्र कर दिया या फिर फिजिक्स कर दिया या फिर कुछ और शास्त्र कर दिया। ठीक है। तो जो नहीं रहेगा उसको आप अच्छे से पहचान लीजिएगा। देखिए, राधाकमल मुखर्जी ने तथ्यों को सामाजिक मूल्य कहा, यानी दुर्खीम ने जिसे सामाजिक तथ्य कहा, उसको राधाकमल मुखर्जी ने क्या कहा, सामाजिक मूल्य। फिर देखिए, इन्होंने परिस्थितिकी की अवधारणा दी, सामाजिक परिस्थितिकी की। सामाजिक परिस्थितिकी किसको कहा इन्होंने, भौगोलिक क्षेत्र, जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र होते हैं और उनके अनुसार क्या होता है, मूल्य अलग होते हैं, मानदंड अलग होते हैं, संस्कृति, संस्थाएं, परंपराएं, वेशभूषा, खान पान, मकानों के बनाने के तरीके। ठीक है। लोगों के सोचने का दृष्टिकोण अलग होता है, लोगों की बनावट अलग होती है और उनका जो मानव शास्त्रीय बनावट होती है वो भी अलग होता है, उसी के अनुसार उनका नेचर डिसाइड होता है। तो देखा जाए तो पूरा जो फील्ड होता है, फील्ड के अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार जो होता है नियंत्रित होता है। ठीक है। जैसे कहीं पे बर्फीला स्थान है, बर्फीले स्थान पे कोई शाकाहारी तो होगा नहीं, सभी मांसाहारी होंगे और उसी के अनुसार उनका जो बिहेवियर होगा वो काफ़ी हिंसक होगा। ठीक है। क्योंकि घर में ही वो जानवर को काटते हैं, उसको खाते हैं और उसको बनाने का तरीका भी उनका बहुत ही अजीब होता है। ठीक है। वो कच्चा ही खाते हैं, समझिए। इस तरह से होती है जितने भी फील्ड हैं। अब राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पे पानी की बहुत बचत की जाती है। ठीक है। तो पानी वहाँ पे ख़रीदा जाता है, तो बहुत ही बचत करके धीरे धीरे पानी को बचा के वो काम करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जो है वहाँ चला जाए तो उसको घुटन होने लगेगी, वो रह ही नहीं पाएगा उतने कम पानी में। ठीक है। उसी तरह से आप कहीं और चले जाइए जो समुद्र के किनारे रहते हैं, या फिर वहाँ पे गर्मी बहुत होती है जहाँ समुद्र का किनारा होता है, ठंडियों में भी बहुत गर्मी होती है। उसी तरह से जितने भी एरिया होते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहाँ के ब्राह्मण भी मांसाहारी होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जितने भी परिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं, हम जब किसी घटना का अध्ययन करें तो हमें उस परिस्थितिकी क्षेत्र की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और लोगों के मनोवैज्ञानिक स्तर को देखते हुए उस घटना का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। यानी हम ये कोई एरिया है, इस एरिया में कोई घटना घटी तो इस एरिया के हम समग्र रूप से यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है और संबंध कैसे हैं वहाँ के। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और उस पूरे परिस्थितिकी क्षेत्र को लेकर उस घटना को हम देखेंगे। ठीक है। तो यही बात उन्होंने कहा कि एक परिस्थितिकी क्षेत्र के नियम दूसरे परिस्थितिकी क्षेत्र पे लागू मत कीजिए। एक परिस्थितिकी क्षेत्र में जो नियम है उसके अनुसार ही वहाँ की घटनाओं का अवलोकन करना है, उसके संदर्भ में हमें चीज़ों को देखना है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा, सामाजिक परिस्थितिकी कहा। ठीक है। फिर देखिए, उन्होंने समाज के महाविज्ञान की अवधारणा दी, मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। तो इन्होंने एक उच्चतर विज्ञान की संकल्पना की बात की, जिसमें क्या है, समाजशास्त्र, मूल्य, प्रतीक, ठीक है, और परिस्थितिकी शास्त्र, ये सारी चीज़ें मिलाकर जब हम किसी विशेष विज्ञान को बनाते हैं, ठीक है, इन सभी के समन्वय से जो विशेष विज्ञान बनता है उसमें क्या होगा, वो उसमें अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व होगा,
हर चीज़ का, लेकिन एक दूसरे से चीज़ें बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होंगी और जिससे क्या होगा, विश्व दृष्टि को हम एक वैश्विक दृष्टि बना सकेंगे। अभी तो हमने प्रादेशिकता की अवधारणा जो पढ़ी हमने, ठीक है, उसमें हमने देखा कि एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो घटना घटी वहाँ के कल्चर, वहाँ के नियम कानून, रूढ़ियों प्रथाओं के अनुसार हम उस घटना को देखेंगे। लेकिन अब वो विश्व दृष्टि की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के स्तर की घटनाओं की बात कर रहे हैं। इसमें अलग अलग छोटी छोटी ढेर सारी परिस्थिति के क्षेत्र होंगे और इसमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति होंगी, ठीक है। तो इसके अध्ययन के लिए हमें क्या करना होगा, एक समन्वयात्मक विज्ञान बनाना होगा, एक उच्च परिस्थितिकी विज्ञान बनाना होगा, ठीक है। और जिसके लिए उन्होंने क्या कहा, समाजशास्त्र के मूल्य, प्रतीक और जो भी चीज़ें हैं सभी को मिलाकर एक मास्टर साइंस बनाने की ज़रूरत है। और ये मास्टर साइंस ही क्या करेगा, अलग अलग कल्चर के होते हुए भी, ठीक है, एक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालने में सक्षम होगा, ठीक है। तो इसी के उन्होंने क्या कहा, समाज का महाविज्ञान, जिसमें समाजशास्त्र के अतिरिक्त और भी चीज़ें सम्मिलित होंगी। और देखिए, ये सभी सामाजिक विज्ञानों की एकता को सुनिश्चित करता है, जिससे विश्व समुदाय की समस्याओं को आसानी से समझा जा सके। जब अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति को हमको समझना है तो क्या करना होगा, अलग अलग जो साइंस है उनके समन्वय की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर साइंस जो है अलग अलग दृष्टि से उस घटना को देखेगा, उस परिस्थिति के क्षेत्र को देखेगा। तो यदि हमें विश्व दृष्टि को बनाना है तो विश्व दृष्टि के लिए एक ऐसे मास्टर साइंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें विभिन्न विज्ञानों का समन्वय हो। तो मैंने जो समाज का सामान्य विज्ञान बोला उसी से रिलेटेड है समाज का ये महाविज्ञान। सामाजिक परिस्थितिकी विज्ञान की दो धारणाएं उन्होंने बोली, दो प्रकार के बताए उन्होंने सामाजिक परिस्थितिकी विज्ञान को। पहला है व्यवहारिक और दूसरा सामुदायिक परिस्थितिकी। व्यवहारिक में क्या है, व्यक्ति और उसके प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात करता है कि व्यक्ति प्रकृति का कैसे दोहन करता है। हम जो खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, ठीक है, जो हम वस्त्र पहन रहे हैं, ये सब प्रकृति से ही ना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कि व्यक्ति प्रकृति पर कैसे निर्भर है, कैसे प्रकृति से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये व्यवहारिक परिस्थितिकी में जाना जाता है। सामुदायिक परिस्थितिकी में क्या है, सामुदायिक परिस्थितिकी में एक व्यक्ति है और व्यक्ति के समुदाय में, व्यक्ति के विशेष समूह में किस प्रकार के कल्चर है और उस कल्चर के अनुसार व्यक्ति का रहन सहन, वेशभूषा कैसी है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो सामुदायिक परिस्थितिकी में क्या करेंगे, समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति की रूढ़ियों, मान्यताओं, परंपराओं, दृष्टिकोण, खान पान, वेशभूषा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और व्यवहारिक परिस्थितिकी में प्रकृति से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है। जैसे जो समुद्र के किनारे हैं वो क्या करेंगे, वो मछली समुद्र से लेंगे और उसको बेचेंगे, ठीक है, वो उनका मुख्य व्यवसाय होगा। और जो लोग मैदानी क्षेत्र में हैं वो लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे। जो लोग पूर्वी क्षेत्रों में हैं उनके यहाँ की खेती अलग होती है, जो लोग किसी और क्षेत्र में हैं उनकी खेती अलग होगी। तो इसी तरह से चीज़ें हैं कि व्यवहारिक परिस्थितिकी में प्रकृति के दोहन की बात, कि कैसे प्रकृति से चीज़ें हम लेते हैं और उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और सामुदायिक परिस्थितिकी में ये बात बताई जाती है कि समुदाय के अनुसार अलग अलग जो कल्चर होता है उस कल्चर के अनुसार हम किस तरह से अलग अलग व्यवहार करते हैं और हमारे यहाँ घटित होने वाली घटनाएं कैसे उनसे प्रभावित होती हैं, इसकी बात करता है। सामाजिक परिस्थितिकी का उद्देश्य देखिए, सामाजिक परिस्थिति का मतलब है कि जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो हमारे कल्चर को कैसे प्रभावित करता है, हमारे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहला प्रभाव संस्कृति पर पड़ता है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग संस्कृति होती है। यदि हम दक्षिण भारत में चले जाए वहाँ की संस्कृति अलग होगी, उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, पूर्वी भारत की संस्कृति अलग है, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग देशों की अलग अलग छोटे छोटे समुदायों की संस्कृति भी बिल्कुल अलग होती है। तो संस्कृति हमारी अलग हो गई, खान पान, वेशभूषा संस्कृति के अनुसार हो गया। आर्थिक जीवन पर प्रभाव, तो जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो ज़्यादातर मछुआरे होंगे, ठीक है, और जो मैदानी भागों में रहते हैं ज़्यादातर वो कृषि करेंगे। इसी तरह से जहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा लगी है वहाँ के ज़्यादातर लोग मजदूर होंगे फैक्ट्री में, या फिर फैक्ट्री में कोई काम करते होंगे। तो आर्थिक जीवन जो हमारा होता है वो क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। भौतिक बनावट पर प्रभाव, जो हमारी शारीरिक बनावट होती है वो भी किससे प्रभावित होती है, वो भी प्रभावित होती है भौगोलिक क्षेत्र से। जैसे यदि आप मणिपुर में चले जाए वहाँ के लोगों की बनावट अलग है, चीन के लोग जो है मणिपुर जैसे लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से उड़ीसा के लोग की बनावट अलग है। और उसी तरह से हमारे ब्रिटेन में चले जाइए, उनकी बनावट अलग है, हमारी बनावट अलग है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है उनकी बनावट अलग है, ठीक है। ईरान में जो लोग रहते हैं उनकी बनावट भी आपको अलग लगेगी। इसी तरह से जितने भी देश हैं
और जितने भी स्थान हैं, एक देश के अंदर भी बहुत से स्थान होते हैं, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग हो गए, इस तरह से एक देश में बहुत से स्थान होते हैं और अलग अलग देश भी है। उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनकी भौतिक बनावट अलग अलग होती है। जनसंख्या पर प्रभाव, तो देखिए जहाँ पे बर्फीला स्थान होगा वहाँ पे जनसंख्या कम होगी, और जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होगा, जहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही आसानी से हो जाएगा और चीज़ें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं सर्वाइवल के लिए, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है। खान पान पर प्रभाव, तो साउथ इंडिया का खान पान अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है, वेस्ट इंडिया का अलग है और ईस्ट इंडिया का अलग है। तो जितने भी हमारे देश में इतने जब खान पान है, इतने ज़्यादा खान पान है कि उसको कुछ कुछ दूर पे भी आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अपने ही एरिया में आप देखेंगे कि 10-20 किलोमीटर जाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे फेमस है, वो चीज़ का और दूसरे लोग इतना अच्छा नहीं बना पाते। ठीक है। तो ये चीज़ है कि खान पान पर भी भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव होता है, अलग अलग स्थानों का प्रभाव होता है। ठीक है। मकान, मानव के मकान पर प्रभाव, तो हमारी जो मकान की बनावट होती है वो भी भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होती है, क्योंकि जो बर्फीले स्थानों पर रहते हैं उनके यहाँ की मकान की बनावट और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनके यहाँ के मकान की बनावट अलग होगी, जो जंगलों में रहते हैं उनकी अलग होगी, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की मकान की बनावट अलग होगी। ठीक है। उसी तरह से जितने भी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके मकान की बनावट भी अलग अलग होती हैं। फिर देखिए भाषा और प्रतीकों पर प्रभाव, तो हमारी जो भाषा है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। एक ही क्षेत्र में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आप वहाँ की भाषा आपको अलग मिलेगी थोड़ी सी। ठीक है। और दूर जाएंगे तो भाषा धीरे धीरे चेंज होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आप भाषा समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है। वो कोई और प्रदेश होगा। तो इस तरह से भाषा और प्रतीक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और प्रतीक में भी देखिए पश्चिम बंगाल में वहाँ की जो पूजा करने की विधि, यदि कोई महिला पूजा कर रही है तो उसको देख के आप डर जाएंगे, मुंह से इतनी भयानक आवाज़ें निकाली जाती है वहाँ पे आरती करते समय। ठीक है। उसको ज्वर देना बोलते हैं। तो अलग अलग कल्चर वहाँ के लिए अनिवार्य है, और वहाँ पे यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको अलग दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। माना जाता है अरे ये तो परंपराओं को मान ही नहीं रही है। तो ये चीज़ें होता है कि अलग अलग कल्चर जो होता है उसके अनुसार प्रतीक अलग होते हैं, भाषा अलग होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रभावित होती हैं किससे, सामाजिक परिस्थिति से, भौगोलिक क्षेत्र से। देखिए भारतीय परिस्थिति के जनक कौन है, रामदेव मिश्र। ठीक है। और परिस्थितिकी के जनक कौन है, हेकल। सामाजिक परिस्थितिकी विज्ञान के बाद किसने की, राधाकमल मुखर्जी। ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। फिर इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, देख लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 1916 में लिखी गई थी। फिर डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट 1923 में, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1983 में, फिर मैन एंड हिज हैबिट्स 1940 में। फिर देखिए इंडियन वर्किंग क्लास 1945 में, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ 1949 में, इंटरकास्ट टेंशन 1951 में, एसिटी इन ट्रांजिशन 1952 में। लखनऊ पर लिखी गई थी ये बुक, लखनऊ से संबंधित चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस 1960 में, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ 1964 में, द डायनेमिक्स ऑफ मोरल्स 1951 में, द सिकनेस ऑफ सिविलाइजेशन 1964 में। फिर देखिए ए डिस्ट्रिक्ट टाउन इन ट्रांजिशन 1964 में लिखी गई थी, और ये गोरखपुर ज़िले पर लिखी गई है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। द फिलॉसफी ऑफ मैन 1966 में, द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम 1971 में, फिर है द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965 में, द सिम्बोलिक लाइफ ऑफ मैन 1965 में। ठीक है। तो ये इनकी पुस्तकें हैं और किसी भी पुस्तक को पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी प्रादेशिकता की अवधारणा है या फिर प्रादेशिक समाजशास्त्र की बात इन्होंने कही कि जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ है कि जो प्रदेश होते हैं, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कल्चर हैं, भाषा है, प्रतीक है, बनावट है, रहन सहन है, खान पान है, उसके अनुसार ही किसी घटना को देखना चाहिए। ठीक है। उस पर कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति है और वो साउथ इंडिया में चला जाए, कोई घटना घटी, उसने अपने जो नियम कानून है उसके एरिया के, उसके अनुसार उसने उस घटना को देखा, जिसके क्या होगा, परिणाम जो है वो गलत निकल गया। तो जिस क्षेत्र में हम उस घटना को देख रहे हैं उस क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार हम उस घटना को देखेंगे तो ही वस्तुनिष्ठता प्राप्त होगी। जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, वैध होंगे। ठीक है। तो इन्होंने प्रादेशिक समाजशास्त्र की बात की, अब आपको समझ में आ गया होगा।
ओके, तो राधा कमल मुखर्जी का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि उन्हें इसका लाभ हो सके, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।